जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान में जो टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य के भोज्य पदार्थ से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अर्थात मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करता है। ठीक है, इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों में हमने देखा था, पहला था उसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज और छठवां जल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के पोषक तत्व भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से लेकर विटामिन तक, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व होते हैं। कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व। ठीक है, जबकि खनिज और जल के विषय में हमने आपको बताया था कि ये अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व होते हैं। अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व। ठीक है, तो ये वर्गीकरण करके हमने आपको बताया था। तो एक चीज़ तो इससे स्पष्ट हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के विषय में अगर अब हम जानने का प्रयास करें तो एक चीज़ ये स्पष्ट हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व होता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये चीज कि कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। ठीक है, और कार्य के जिससे हमने कल आपको ये भी बताया था कि इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कार्य क्या है, तो हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से लेकर प्रोटीन तक। ठीक है, और मुख्यतः बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। ठीक है, तो यहां देखिए दूसरी बात इससे स्पष्ट हो गया पिछले वीडियो से ही कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक श्रेणी का एक पोषक तत्व होता है जिसका कार्य शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करना होता है। ठीक है, तो कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करना। ठीक है, तो ये 2 चीजें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। अब तीसरी चीज हम ये जानते हैं कि अगर ये कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। कार्बन की मात्रा होगी तभी कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। तो इसकी संरचना को देखते हैं। इसकी संरचना को अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या संरचना किससे बनता है?
तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलाने से होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जांपल देखें C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड है अर्थात कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु है। तो यहाँ पर देखें, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होना चाहिए। और इसमें इसके बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:2:1 का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 6:1, तो इस तरह से देखिए 1:2:1 के अनुपात में मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये बात स्पष्ट आपको बताया गया था कि इसका कार्य है शरीर में ऊर्जा का आपूर्ति करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा, या इसी को हम कहें कैलोरी मान, अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कितना होता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान होता है 4.2 कैलोरी, ठीक है, 4.2 कैलोरी होता है। अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसका कैलोरी मान भी याद रखिएगा ये, ठीक है, कि कैलोरी मान कितना होता है, ठीक। अब बात आती है इसमें वसा से इसकी तुलना करने पर। यह भी प्रश्न आपके अवधारणात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है, जैसे कथन के प्रश्न या कथन कारण के प्रश्न में। तो उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें स्पष्ट एकदम आप लोगों को हुआ। पिछले वीडियो में भी कुछ बातें बताई गई थी और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको शामिल करके बताया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों का कार्य अगर हम देखें तो इन दोनों का कार्य क्या है हमारे शरीर में? दोनों का कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो ऊर्जा का उत्पादन दोनों करता है। और पिछले भी क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम प्रति इकाई की बात करें, पर यूनिट, प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा या कैलोरी मान, इसे हम कैलोरी मान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो कल हमने बताया था कि 1 ग्राम वसा में ये कितना होता है? 9.3 कैलोरी होता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्वभावतः कि कार्बोहाइड्रेट में वसा की तुलना में कैलोरी मान कम क्यों होता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में वसा की तुलना में कैलोरी मान कम क्यों होता है, ठीक है। इसके कम होने का कारण क्या है? जबकि मात्रा को हमने बराबर लिया है, 1 ग्राम वसा लिया है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो इस पे भी हमने कल आपको बताया था, क्योंकि वसा का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा उससे ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर वसा का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वसा में प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, या वसा में कैलोरी मान की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कथन के प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा को मिलाकर प्रश्न इस तरह से बनाया जा सकता है आपके सामने कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का कार्य ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक। दूसरे कथन में दे सकता है कि 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है।
तीसरे कथन में दे सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न में कथन में डाल सकता है, आपके सामने ये दे सकता है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुने से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गुने से अधिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गुने से अधिक भी है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट में 4.2 है जबकि वसा में 3.2 है, अर्थात ये कथन भी बिल्कुल सही होगा कि वसा में कैलोरी मान कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुने से अधिक होता है। ठीक, 2 गुने से अधिक होता है, जाहिर सी बात है, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 4.2 है और वहाँ पर 9.3 है, तो इस तरह से 2 गुने से अधिक है। तो ये कथन के प्रश्न इस तरह से आपके सामने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके अगले सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कुल 3 प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ठीक, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं अथवा डाइसेक्राइड किसे कहते हैं और पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड को ध्यान रखिए, मोनोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें एक अणु कार्बोहाइड्रेट के शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के शामिल होते हैं। ठीक है, अर्थात यह एक अणु, अगर हम बात करें एक अणुक कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसेक्राइड को हम एक अणु कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का एक अणु ही शामिल होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक अणु कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो एक अणु कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, या यही प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे कि वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के केवल एक अणु शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। अगला प्रश्न मोनोसेक्राइड के उदाहरण से पूछा जाता है कि मोनोसेक्राइड के अंतर्गत हम किसे किसे शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि मोनोसेक्राइड कौन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डाइसेक्राइड की बात, तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड का मतलब एक अणुक हुआ, तो यहाँ डाई का मतलब 2 अणुक, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 अणुक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 2 अणुक कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु शामिल होते हैं। ठीक है,
तो वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे डाइसेक्राइड कहा जाता है। ठीक, अथवा यही प्रश्न इस रूप में आ सकता है आपके सामने कि 2 अणु कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो 2 अणु कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, अर्थात डाइसेक्राइड के अंतर्गत हम लोग किसे शामिल करेंगे, तो इसमें पहला है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये उदाहरण आपसे ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पॉलीसेक्राइड के विषय में पढ़ने के बाद फिर उदाहरण के प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो पॉलीसेक्राइड किसे कहेंगे, तो पॉलीसेक्राइड का मतलब इसे हम कहते हैं बहुअणुक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बहुअणुक कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कणों की संख्या 2 से अधिक होती है उन्हें हम बहुअणुक कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुअणु या हम कह सकते हैं 2 से अधिक अणु शामिल होते हैं। ठीक है, तो जिसमें 2 से अधिक अथवा बहुअणु कार्बोहाइड्रेट के शामिल होते हैं उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत किसे शामिल किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, तो ये कुछ हैं पॉलीसेक्राइड के उदाहरण। अब यहाँ से जो प्रश्न उदाहरण के रूप में आपसे पूछा जाएगा, अगर एक अणु पूछा जाए, 2 अणु और बहुअणु, तब तो सीधे बता सकते हैं कि एक अणु मोनोसेक्राइड होता है, 2 अणु डाइसेक्राइड होता है और बहुअणु पॉलीसेक्राइड होता है। लेकिन उदाहरण के प्रश्न कैसे आते हैं, तो उदाहरण के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है कि निम्न में से पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपका दे दिया फ्रक्टोज, बी में दे दिया लैक्टोज, सी में दे दिया ग्लाइकोजन और डी में दे दिया उपर्युक्त सभी। यहाँ पर दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों ऑप्शन दे सकता है डी में। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रश्न में, पॉलीसेक्राइड है, तो पॉलीसेक्राइड को हमको यहाँ पर टिक करना है। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस का प्रश्न वहाँ से दिया जाता है, अर्थात 1-2 उदाहरण एक अणु के अर्थात मोनोसेक्राइड का दिया जाएगा, उसमें एक ठो डाइसेक्राइड का रख दिया जाएगा और एक ठो पॉलीसेक्राइड का। ठीक है, तो चाहे पॉली पूछे, चाहे मोनो पूछे, चाहे डाई पूछे, सब में सबके उदाहरण शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर बात पॉली की किया जा रहा है, तो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत हम लोग ग्लाइकोजन को शामिल करेंगे। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में आपसे मोनोसेक्राइड पूछता तो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आप फ्रक्टोज का उत्तर चयन करते, और अगर डाइसेक्राइड की बात करता तो डाइसेक्राइड के अंतर्गत लैक्टोज। ठीक है, अगर मोनो की बात करता तो फ्रक्टोज लगाते, डाई की बात करता तो लैक्टोज लगाते, लेकिन प्रश्न में पॉली की बात कर रहा है तो पॉली के अंतर्गत हम लोग ग्लाइकोजन को शामिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण के प्रश्न आपके सामने मिल सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन उदाहरणों से प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, या तो सीधे सीधे मोनो, डाई और पॉली के विषय में उसकी परिभाषागत प्रश्न पूछ ले, या किसी को पूछ ले कि एक अणु किसे कहते हैं, 2 अणु किसे कहते हैं, अथवा बहुअणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक सिंपल प्रश्न तो यही बन सकता है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर कौन कौन की बात करेगा तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत उसे आप वर्गीकृत करेंगे। तो इतने प्रश्न इसके प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इतने टाइप से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया जा रहा है विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के स्रोत।
ठीक है। अर्थात जो अभी हमने आपको मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड के विषय में चर्चा किया है, तो उसी के स्रोत यहाँ से पूछ रहा है। तो इसके स्रोत के विषय में देखिए, ये फ्रक्टोज है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये सब पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम सेलुलोज को भी शामिल कर सकते हैं। सेलुलोज ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके स्रोत की अगर हम बात करें, स्रोत की बात करें, तो फ्रक्टोज जो होता है ये शहद में पाया जाता है और पके फलों में पाया जाता है। शहद और पके फलों में पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा, तो सुक्रोज गन्ने के रस में पाया जाता है, गन्ने के रस में पाया जाता है। माल्टोज ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, जैसे अंकुरित चना वगैरह। लैक्टोज ये दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, ठीक है। सेलुलोज तो ये शैवाल व हरे पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं इसके स्रोत के विषय में। और बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, तो ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है। एक प्रश्न तो डायरेक्ट यही बन जाता है कि फ्रक्टोज किस में पाया जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज अथवा सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो ये तो सिंपल प्रश्न है। यही प्रश्न दूसरे रूप में क्या आता है, मिठास का कारण, मिठास का कारण, ठीक है। अर्थात प्रश्न पूछ लेता है किसकी उपस्थिति के कारण शहद का स्वाद मीठा होता है, या किसकी उपस्थिति के कारण पके फल हमें खाने में मीठा स्वाद देते हैं, ठीक। या किसकी उपस्थिति के कारण गन्ने का रस मीठा लगता है, या किसकी उपस्थिति के कारण अंकुरित अनाज मीठा स्वाद देते हैं या कड़वा नहीं लगते, ठीक। दोनों प्रश्न आ सकते हैं, मीठा स्वाद देते हैं अथवा कड़वा नहीं लगते, क्योंकि अगर मीठा स्वाद देंगे तो इसका तात्पर्य है कि कड़वा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बन सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध हमें मीठा लगता है या पीने में उसका स्वाद कड़वा नहीं लगता, ठीक। तो यहाँ पर यह भी दिया जाएगा कि शैवाल और हरे पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इस तरह से प्रश्न अर्थात मिठास के कारण से भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ जिसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है उस कार्बोहाइड्रेट को ही हम शर्करा भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शर्करा ही इसकी मिठास का कारण भी होता है। तो प्रश्न में या तो इसके स्रोत के डायरेक्ट पूछ ले कि कौन कहाँ पाया जाएगा, या तो प्रश्न में उसके मिठास का कारण पूछा जा सकता है। तो दो टाइप से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न इसमें से ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं इसके प्रकार से और स्रोत से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसके अगले सेगमेंट की ओर। अगला सेगमेंट है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम, ठीक है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है और किस प्रक्रिया से, और उसमें शामिल एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, तो अभी हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये मोनोसेक्राइड में होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो अब अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन केवल डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का ही होता है, पाचन होता है, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग इसे याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन होता है या किसका पाचन नहीं होता, ठीक है, पाचन नहीं होता,
ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोनोसेक्राइड, इसका पाचन नहीं होता, अर्थात अगर हम बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तो इसके पाचन नहीं होते। ठीक है, अर्थात ये हमारे शरीर के द्वारा डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्ट अवशोषित होते हैं। तो इसमें पाचन किसका करना है? पाचन हमें डाइसेक्राइड का करना है और पॉलीसेक्राइड का करना है। ठीक है, तो किसी भी अवस्था में डाइसेक्राइड का भी पाचन करने के बाद वो मोनोसेक्राइड में बदलेगा और पॉलीसेक्राइड का भी पाचन करने के बाद अंतिम रूप से मोनोसेक्राइड में ही बदलता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के पश्चात कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप बचता है? तो कार्बोहाइड्रेट के किसी भी रूप अर्थात डाई और पॉलीसेक्राइड के पाचन के पश्चात हमें मोनोसेक्राइड के रूप में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड होता है, अर्थात कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब वो पचता है तो मोनोसेक्राइड में अंतिम रूप से बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाचन क्रिया की। पाचन क्रिया, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूरे पाचन के सिस्टम को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पाचन क्रिया, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। ठीक है, मुख में पाचन के पश्चात यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है और भोजन के आंशिक पाचन के पश्चात भोजन ग्रास नली, ईसोफेगस, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के माध्यम से ये भोजन आमाशय में पहुंचा दिया जाता है, आमाशय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है और आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जो कि 3 भागों में बंटा होता है, जिसमें से मुख्यतः 2 पाचक भाग हैं। पहला है ग्रहणी और दूसरा है इलियम, ग्रहणी और इलियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ग्रहणी और इलियम यहाँ पर पाचन होगा, तो इतने अंगों से होते हुए मनुष्य का पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो मुख से होगा और अंतिम रूप से कहाँ से संपन्न होगा? तो छोटी आंत के इलियम में संपन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ और किस एंजाइम के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है हमको, क्योंकि यहाँ पर आपका सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम। ठीक है, तो किन किन एंजाइमों के माध्यम से अथवा शरीर के किन किन अंगों में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख में देखा जाए तो मुख में 2 एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, तो टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन का कार्य है स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन, और स्टार्च का पाचन करके ये इसे माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज में बदलेगा। ठीक, कौन? टाइलिन। तो यहाँ पर अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्रारंभ? ठीक है, अर्थात प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख के किस भाग से होगा? तो इसका प्रारंभ कहाँ से हो जाएगा? मुख से। और मुख में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो मुख में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अर्थात स्टार्च का पाचन करेगा। अब स्टार्च क्या है? आपको अभी अभी हमने बताया है कि स्टार्च ये पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक, पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक, तो इस पॉलीसेक्राइड को बदल देता है माल्टोज, और माल्टोज क्या है? माल्टोज को अभी हमने आपको बताया था कि माल्टोज डाइसेक्राइड होता है। ठीक, अर्थात ये पॉलीसेक्राइड को तोड़ा लेकिन पूर्ण रूप से पाचन न करके केवल माल्टोज अर्थात डाइसेक्राइड में बदल के छोड़ दिया है। ठीक, लेकिन अंतिम रूप से क्या होना चाहिए? तो हमने आपको बताया था कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे वो डाई की बात करें चाहे पॉली की बात करें, अंतिम पाचन तभी माना जाएगा जब वो मोनोसेक्राइड में बदल जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का प्रारंभ तो मुख से होता है लेकिन अंतिम रूप से पाचन नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पर लाइसोजाइम का कार्य, तो लाइसोजाइम का कार्य है
जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करना। ठीक, अर्थात ये भोजन के साथ प्रवेश किए हुए जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। तो केवल एक एंजाइम आपको मिला, एक एंजाइम यहाँ पर मिला टाइलिन। ठीक, ये प्रश्न पहला क्लियर हो गया आपका कि अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम कौन कौन सा है, तो एक आपको पता चल चुका है कि टाइलिन है। ठीक है, और पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होगा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का प्रारंभ तो मुख से होता है। ठीक, तो यहाँ पर टाइलिन, और टाइलिन किसको पचाता है, स्टार्च को। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइलिन के कार्य के पश्चात और लाइसोजाइम के कार्य के पश्चात ये भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ये केवल मुख और आमाशय के मध्य भोजन को पहुंचाने का एक नली का कार्य करता है, एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आमाशय में आता है भोजन, तो आमाशय में भोजन से सबसे पहले HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद जठर रस, जठर रस ये आकर मिलता है। ठीक है, जठर रस आके मिलेगा जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और इस जठर रस में 3 एंजाइम होते हैं। पहला है पेप्सिन, पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है म्यूसिन। ठीक, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन ये 3 एंजाइम होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, तो ये केवल प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये तीनों एंजाइम मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक, ये तीनों एंजाइम मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। सॉरी, इसमें म्यूसिन जो होता है ये रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है, केवल पेप्सिन और रेनिन यही प्रोटीन का पाचन करेगा। इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में आमाशय का पाचन, मनुष्य के आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ हुआ, तो एक प्रश्न तो स्पष्ट हो गया, मुख से, मुख से प्रारंभ। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हुआ, तो मुख से प्रारंभ हुआ। मुख के बाद ग्रास नली और आमाशय में किसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ठीक, अब आमाशय में जब ये प्रोटीन पच जाते हैं तो इसके बाद आमाशय से काइम छोटी आंत में पहुँचेगा और छोटी आंत के सबसे पहले ग्रहणी में पहुँचता है। ठीक है, ग्रहणी में जब ये पहुँचता है तो ग्रहणी में पित्तरस आके मिलता है जो कि पित्ताशय में संचित रहता है और जिसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रहणी में जब ये पहुँचेगा तो ग्रहणी के विषय में देखिए, ग्रहणी में आके मिलता है अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस जो कि अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है, पैंक्रियाज ग्लैंड से। ठीक है, अब इस अग्न्याशय रस में अगर हम बात करें तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ देखिए, इस अग्न्याशय रस में भी 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। पहला है इसमें ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करके, ये भी स्टार्च को ही पचाता है, ध्यान रखिएगा, स्टार्च का पाचन करके ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूसरा पाचक एंजाइम आपको मिल गया, कौन सा, एंजाइम के रूप में टाइलिन के बाद आप लगाएंगे एमाइलेज। दूसरा पाचक एंजाइम आपको मिला क्या, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज पाचन करेगा किसका, स्टार्च का, अर्थात टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों मिलकर स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक, स्टार्च का पाचन करते हैं कौन कौन, तो टाइलिन और एमाइलेज। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर स्टार्च का पाचन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टाइलिन होता है वो केवल माल्टोज में बदल देता है, अर्थात क्या करता है, ये केवल डाइसेक्राइड में बदलता है। लेकिन यहाँ पर एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज में बदला। और हमने आपको बताया था कि कोई भी पॉली या डाइसेक्राइड जब ये मोनोसेक्राइड में बदल जाता है तो उसका अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्च को अंतिम रूप से पचाने वाला एंजाइम भी आपसे पूछेगा, स्टार्च को अंतिम रूप से पचाने वाला एंजाइम तो क्या लगाएंगे, स्टार्च को अंतिम रूप से पचाने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है, इसे भी याद रखिएगा। स्टार्च
स्टार्च का अंतिम पाचन। ठीक है, तो स्टार्च का अंतिम रूप से पाचन करने वाला एंजाइम अगर पूछे तो एमाइलेज लगाइएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की चीज़ें। अब आते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पर। यहाँ पर इलियम बचा हुआ है, तो जब यहाँ पर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज अपना कार्य कर लेता है तो भोजन छोटी आंत के इलियम में पहुँचता है। ठीक है, अब इलियम में भी देखा जाए तो यहाँ पर आंत्र रस निकलता है, आंत्र रस। ठीक, इंस्टेटाइन जूस जिसे कहा जाता है। ठीक, अब इस आंत्र रस के विषय में देखा जाए तो इस आंत्र रस में भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है इरेप्सिन, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है लैक्टेस, सुक्रेस, माल्टेस। लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेस। ठीक है, ये कहाँ पाए गए तो ये छोटी आंत के इलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, इरिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। ठीक है, तो इरिप्सिन और लाइपेज के विषय में हम लोगों को यहाँ नहीं देखना है, यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन के विषय में ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेस, ये तीन एंजाइम है। लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेज, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइमों में एक हुआ टाइलिन, दूसरा हुआ एमाइलेज, तीसरा हो जाएगा लैक्टेस, माल्टेस और सुक्रेस। ठीक है, तो ये एंजाइमों के रूप में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, तो टाइलिन है, लैक्टेस है, माल्टेस है, सुक्रेस और एमाइलेज है। ठीक है, और अगर अंग की बात किया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो आपने देखा कि मुख से प्रारंभ हुआ, मुख के बाद ये आमाशय में गया, आमाशय में किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। इसके बाद इसका पाचन छोटी आंत में होगा, छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के दोनों भागों में होता है। किस किस भागों में, तो ग्रहणी में भी होता है, ग्रहणी में भी होता है और इलियम में भी होता है, दोनों में होगा। लेकिन अंतिम रूप से कहाँ होता है, तो अंतिम रूप से इलियम में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए किन किन अंगों में होगा, तो मुख में लगाइएगा और छोटी आंत में लगाइएगा। प्रारंभ किस अंग से होगा, तो प्रारंभ केवल मुख से होता है। और कहाँ पर अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन संपन्न होता है, तो अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम और उसके अंगों से संबंधित प्रश्न हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बचे हुए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।